अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की, जहां साबिक आलमी चैंपियन स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दे दी है, जबकि क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल का शानदार कमबैक 2-1 से पुर्तगाल ने फतह अपने नाम की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक गोल स्कोर किया। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से मात दे दी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 के आलमी 2010 चैंपियन की आखिरी 16 टीमों में रसाई की जंग जारी है। लॉस एंजलिस में ऑस्ट्रिया को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पेन की टीम की जानिब से मैकेल ने 2 मरतबा गेंद को जाल तक पहुंचाया। टोरंटो में पुर्तगाल के क्रोएशिया के खिलाफ शानदार कमबैक और 1 गोल के खसारे के बावजूद 2-1 से फतह समेटी। क्रोएशिया ने दूसरे हाफ के आगाज में गोल करके बढ़तरी दिलाई। 68 मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। स्टॉपेज टाइम में गुरनाको ने गोल स्कोर किया और पुर्तगाल को बरकत दिला दी। इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में क्रोएशिया का गोल ऑफ साइड के वजह से मुस्तरद किया गया। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से मात दी और मुसलसल चौथी बार आखिरी 16 टीमों में जगह बनाई। फतह टीम की जानिब से एम्बोलो और डेन ने एक मरतबा गेंद को जाल तक पहुंचाया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के आखिरी रोज भी 3 अहम मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच डेलास में ऑस्ट्रेलिया की टीम मोहम्मद सलाह के मिस्र के मद्दे मुकाबले आएगी। मैच के आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होगा, जबकि सुबह 3 बजे मियामी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का टाकरा केप वर्डे से होगा। दिन के आखिरी मैच में सुबह 6:30 पर कोलंबिया की टीम कैंसास सिटी में घाना का सामना करेगी। इसके अलावा फुटबॉल के बाद कुछ जिक्र होगा क्रिकेट का, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों को बैनुल लीग्स खेलने के लिए एनओसी जारी कर दिए हैं। जराये के हवाले से बताना है कि 13 खिलाड़ियों को ग्लोबल सुपर लीग के लिए एनओसी जारी किए गए हैं। इन खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, फरहान यूसुफ और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। पीसीबी जराये के मुताबिक मां सदाकत को कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी किया गया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल के हमरा जद्दा में किंग फहद बिन अब्दुल अजीज नेवर्टी स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। इनक्लोजर का उन्होंने मुआयना किया और मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ने कहा स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग में मदद मिल सकेगी और जल्द यहाँ बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद भी होगा। तो आज के प्रोग्राम का एजेंडा तो आपके सामने रख दिया है, क्या क्या कुछ डिस्कस होगा मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खिजर आजम, स्पोर्ट्स के ऊपर इनकी काफ़ी गहरी गिरफ्त है। करीम मलिक फुटबॉल एक्सपर्ट है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे आगे चलकर, और एजाज शेख हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले खिजर, जो टीमें फतह हासिल कर चुकी हैं, अब राउंड ऑफ 32 के जो है उससे मुख्तसर होता हुआ जा रहा है और 16 टीमें आगे आती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? बिल्कुल जी, आज आखिरी दिन है राउंड ऑफ 32 का और अब वो कहते हैं ना कि प्री क्वार्टर फाइनल में जो 16 टीमें हैं अब वो क्वार्टर फाइनल तक रसाई की जो जंग है उसमें अपने आप को मनवाएंगी और आज बिल्कुल फाइनल हो जाएगा जी कौन सी वो 32 टीमें हैं जो कि 32 के बाद अब 16 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बड़ा ही सनसनीखेज रहा ये पूरा का पूरा ये वाला जो सेशन है। इसमें हमने कुछ बड़े अपसेट्स देखे, कुछ बड़े अपसेट्स होते होते रह गए, जैसे रात गए पुर्तगाल और क्रोएशिया का जो मैच था यकीनन वो सबकी धड़कनें, ख़ास तौर पर जो पुर्तगाल के जो फैंस हैं उनकी धड़कनें जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ किए हुआ था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इब्तिदा में जो बर्तरी हासिल की हुई थी वो क्रोएशिया ने की हुई थी और महज 53 मिनट्स पे जो है वो पहला गोल करके क्रोएशिया ने बर्तरी अपने नाम कर ली थी और काफ़ी देर तक ये दबाव जारी रखा और जो पोजीशन है वो भी इब्तिदा में क्रोएशिया के पास हमें देखने को आया। 63वें मिनट में फिर एक गोल किया और गोल किया रोनाल्डो ने और ये इस राउंड में ये रोनाल्डो का प्री क्वार्टर फाइनल के से कबल ये जो राउंड ऑफ 32 है, राउंड ऑफ 32 में ये रोनाल्डो का पहला गोल था तो वो भी गोल करने में कामयाब हुए और इसी तरह से फिर वो सेकंड गोल किया रोनाल्डो ने जो कि 90 मिनट में जाके हुआ और उसके बाद जो है फतह अपने नाम की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो स्पेन और ऑस्ट्रिया का मैच था वो एज़ पर प्रेडिक्शन ही रहा। वर्ल्ड चैम्पियन, यूरोप की चैम्पियन स्पेन है
और उन्होंने जो है वो 3-0 से ऑस्ट्रिया को ज़ेर कर दिया। साथ साथ अगर अगले मैचेस की हम बात करें जो कि आज होने हैं, वो भी बड़े अहम तरीन मैचेस हैं और उस पर भी यकीनन जो है वो बहुत मोहम्मद सलाह जो कि मिस्र के टॉप के बॉलर हैं, फुटबॉलर हैं, और साथ साथ तो मैं ये कहूँगा कि जो पूरा मिडल ईस्ट है उसकी नज़रें सलाह की तरफ होती हैं, तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट की ख्वाहिश होगी कि सलाह की टीम मिस्र जीते, मगर अगली साइड भी हल्की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह का मुजाहरा कर रही है जरा बताइएगा, और कितनी मजबूत टीम है मिस्र के मुकाबले में? देखिए जी, ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत मजबूत टीम है, मगर मिस्र को ये एडवांटेज हासिल है कि वो किसी भी जो उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है मिस्र का, वो यकीनन मोहम्मद सलाह के साथ एक वो भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल है, या मेसी की अर्जेंटीना है, या फिर नेमार की ब्राज़ील है। नेमार उस तरह से हमें इस बार ऑफ कलर दिखाई दिए, बट उनकी टीम जीत रही है, और वो कहते हैं ना कि बड़ा प्लेयर कभी भी कहीं पे भी चलता ही चलता है, और वो कहते हैं कि बड़े प्लेयर के लिए कोई एक मैच कुदरत ने रखा हुआ होता है जहां पर वो अपने गेम से ये बता दे कि वाकई में बहुत बड़ा प्लेयर हूं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज रात जब 10-11 बजेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो दुनिया फुटबॉल के जो शायकीन फुटबॉल हैं उनके लिए एक बड़ा कोई तगड़ा किस्म का मैच आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, 16 टीमें अब फाइनल हो जाएंगी, उसके बाद जो अगला मरहला होगा उसको आप कैसे देख रहे हैं, और काफी टफ मुकाबला देखने को मुतवक्किल है? देखें, बिल्कुल अब जो 16 टीमें हैं ये तो बिल्कुल देखें ना, अब अगर कोई टीम राउंड ऑफ 32 से प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, तो इस वक्त ये फुटबॉल की सबसे तगड़ी टीमें हैं, सबसे मजबूत टीमें हैं, और यहीं से वो कहते हैं ना कि करो या मरो की ये जंग है। ये जो नॉकआउट मरहला है ये अब नॉकआउट नहीं रहेगा, बल्कि अब आपने हर टीम ने मनवाना होगा, और 3 टीमों के लिए देखें ये बहुत अहम वर्ल्ड कप है, और उन 3 टीमों के जो सुपर प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत अहम वर्ल्ड कप है। लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी फुटबॉल ट्रॉफी उठा चुके, फीफा ट्रॉफी उठा चुके, सबकी नज़रें इस वक्त रोनाल्डो पे जमी हुई हैं। क्या दुनिया फुटबॉल का वो नंबर 1 खिलाड़ी जिसने हर अचीवमेंट अपने नाम कर ली है, क्या वो फुटबॉल वर्ल्ड कप उठा सकेंगे ख़ास तौर पर? और सेकंड नेमार है, नेमार भी उस टीम का हिस्सा है। एम्बापे को नेमार की फिटनेस के हवाले से जो बातें हो रही हैं, क्या वो फिट है मुकम्मल तौर पर? अब जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या वो जिस कारकर्दगी का मुजाहरा उनसे तवक्को की जा रही है वो कारकर्दगी दिखा सकेंगे? देखिए, नेमार के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फिटनेस जो मसाइल हैं नेमार के, वो अचानक नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, और इस बात का अंदेशा था। और जो सिलेक्टर्स थे ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम के, और जो कोच थे कार्लोस, उन सब का एक इस तरह का यकीन बना हुआ था कि शायद नेमार को ड्रॉप कर देना चाहिए, मगर जो ब्राज़ीलियन क्राउड है और जो ब्राज़ीलियन फुटबॉल फैंस हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो नेमार को ही देखना चाहते हैं। देखिए, हम दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, अगर कोई अर्जेंटीना की शर्ट पहना हुआ है तो उसके ऊपर 10 नंबर लिखा हुआ है, मेसी लिखा हुआ है। इसी तरह अगर कोई पुर्तगाल को सपोर्ट कर रहा है तो वो पुर्तगाल की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा, वो रोनाल्डो की वजह से सपोर्ट कर रहा है। 7 नंबर की टी शर्ट जब भी आपको लाल कलर में दिखाई देगी तो आप समझ जाएं कि ये कोई रोनाल्डो का फ़ैन है। और इसी तरह नेमार का नंबर है 10 नंबर, और उस पर जो है नेमार जूनियर लिखा हुआ होता है। तो ब्राज़ील के पास देखिए इस वक्त सुपरस्टार एक ही है, और वो नेमार है। ये वो दौर नहीं है कि रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो, रोबर्टो कार्लोस, ये जब एक पूरा का पूरा लेफ्ट मिड और काका को भूल गया, लाइट काका भी होते थे, मगर ये मुझे जब ये अटैक करते थे, आपको याद होगा ये फॉर्मेशन जब बनती थी तो उस वक्त कमेंटेटर एक ही आवाज दे रहे होते थे, रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डिनियो। 2002 और 2006 का बिल्कुल 2004 मतलब ये जो 2000 की जो फुटबॉल है जनाब, ये कुछ और ही फुटबॉल थी। अब तो खैर वो फुटबॉल नहीं है, बट हाँ फुटबॉल बहुत तेज हो गई है। सर, एक इमरजेंसी ब्रेक लेना है हमें, और ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक अहम खबर भी हमारे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहीं से बातों को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की और आने वाले मैचेस जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अपने नुमाइंदे खिज़र आजम से हम बात करेंगे। खिज़र, जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद सलाह जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं वही याद दिला दी जो ब्राज़ील की पुरानी टीम थी 2004 का वर्ल्ड कप। उसके अलावा जितने भी वर्ल्ड कप थे उसके अंदर ब्राज़ील का एक बड़ा मजबूत स्क्वाड जो है वो जाता था। इस वक्त स्टार से महरूम है, सिर्फ एक स्टार नेमार के ऊपर इन्हसार किया जा रहा है और वो भी अनफिट तकरीबन है। देखिए जी, ब्राज़ील वाहिद टीम है जिसमें स्टार तो नेमार हैं ही, मगर जो उनके कोच हैं कार्लोस, वो बतौर स्टार जो है एक अपनी हैसियत रखते हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कार्लोस की गेम स्ट्रेटजी पर जमी हुई हैं, क्योंकि कार्लोस वो कोच हैं जिन्होंने जिस पॉइंट पे वो उतरे हैं, जिस क्लब के साथ वो उतरे हैं, जिस रीजन के साथ वो उतरे हैं, उन्होंने उस रीजन को, उस क्लब को हमेशा से जिताया है। तो उम्मीदें यही वाबस्ता की जा रही हैं। और देखें, ब्राज़ील ने बहुत बड़े दिल के साथ ब्राज़ील के बाहर का कोई कोच जो है वो हायर किया है, जो अपने साथ कनेक्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ब्राज़ील, मैं समझता हूँ कि अगर फाइनल तक भी पहुँचती है तो कार्लोस कंटिन्यू करेंगे। फाइनल जीतने की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ। या सेमीफाइनल तक भी अगर ब्राज़ील जाती है तो कार्लोस को, मुझे पूरा यकीन है कि कार्लोस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखें ये ब्राज़ील की वो टीम नहीं है जो कि एक वक्त में हुआ करती थी। मगर वो कहते हैं ना कि जब लेगेसी आपके साथ जुड़ी हुई हो, स्टार्स आपके पीछे हों और आपके जो मादी हो वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो यकीनन जो यंगस्टर्स हैं, जो नए प्लेयर हैं, वो बात कर रहे होते हैं, तो यकीनन उनको जो है इस तरह से एडमायर करते हैं वो लोग, तो वो अपनी फ़ुटबॉल को उसी अंदाज में लेकर चलते हैं। और ब्राज़ील की लेगेसी यही है कि वो दुनिया फुटबॉल में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी उठा चुके हैं। और साथ साथ आपने कहा कि मोहम्मद सलाह, बिल्कुल जी, मोहम्मद सलाह न सिर्फ मिस्र के स्टार हैं बल्कि एक हद तक देखा जाए तो पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो सलाह के लिए जो है वो दुआ भी कर रही होती है, उनके खेल को पसंद भी कर रही होती है। और मिडल ईस्ट तो सलाह का दीवाना है। तो आज का जो मैच है बिटवीन मिस्र एंड ऑस्ट्रेलिया, वो भी बड़ा सनसनीखेज होने जा रहा है और सरजमीन है अमेरिका की। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। बट आपने जिस तरह कहा कि आने वाले मैचेस, आज के 3 मैचेस के बाद मज़ीद डिसाइड हो जाएगा कि किसके साथ किसका मैच होगा। 13 टीमें अब तक क्वालिफाई कर चुकी हैं प्री क्वार्टर फाइनल में, जिसमें और कुछ टीमों के जो मैचेस हैं वो भी शेड्यूल हो चुके हैं। बड़े मज़े के मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। कनाडा वर्सेस मोरक्को शेड्यूल है, बड़ा ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। एक तरफ मोरक्को की वो लेगेसी है जो कि पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है अपने आप को मनवाया था, तो एक बार फिर वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ होम कंट्री है, कनाडा है, वो अपने मद्दे मुकाबिल मोरक्को तो आज के मैच की अगर बात की जाए, अर्जेंटीना और कैप वर्डे, तो मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा बज़ाहिर देखने में लगा, लेकिन आपने जैसे कल के प्रोग्राम के अंदर कहा था आखिरी मिनट भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। तो आप कोई भी टीम मद्दे मुकाबिल हो अर्जेंटीना के सामने, लेकिन उनको हमेशा फीफा वर्ल्ड कप है, कोई भी टीम अपसेट भी कर सकती है, तो बड़ा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कल भी मैंने आपसे यही गुफ्तगू की थी कि अर्जेंटीना एक बड़ी टीम है और आप उस टीम के खिलाफ अगर 2-0 की भी बढ़तरी लेकर चलते हैं तो कोई उनके जो फैंस हैं या उनका जो टीम गेम है या जो उनका माइंड सेट है वो इसके लिए तैयार होता है कि हम 2-0 की बढ़तरी को पहले बराबर भी कर सकते हैं और देन हम जीत भी सकते हैं। मगर अगर ये बढ़तरी के बजाय अगर ये मामला बराबर हो के चले और ये प्लेंटी शूट आउट तक चला जाए, प्लेंटी किक्स तक चला जाए, तो यहाँ पर फिर जो है बड़ी ही किस्मत। अच्छा खिज़र, मैं चाहूंगा जब तक करीम मलिक साहब हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम सर थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपने खबर भी दी है कि खिलाड़ियों को जो है एनओसी ग्लोबल सुपर लीग के लिए जारी कर दिए गए हैं। 13 खिलाड़ी हैं जिनको जारी किए गए हैं। बिल्कुल सही फैसला है यह। पीसीबी की वैसे ही ये पॉलिसी है कि 2 लीग्स आप खेलें, उसके अलावा पीएसएल समेत 2 लीग्स हैं या पीएसएल के अलावा 2 लीग्स हैं? जरा ये सूरत हाल वाज़ेह कर दीजिएगा। नहीं, पीएसएल के अलावा ये दो लीग है, तो खिलाड़ी खेल सकते हैं और इसके अलावा जो नेशनल ड्यूटी खिलाड़ी अदा कर रहे हैं वो भी अपनी जगह। तो सही खिलाड़ियों को एक बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर भी मिलेगा, दुनिया भर में खेलने का मौका भी मिलेगा। और जो खिलाड़ी हैं उनमें ज़्यादातर खिज़र हमने देखा है कि नए खिलाड़ी शामिल हैं। देखिए, नए खिलाड़ी शामिल हैं, मगर बात सीधी सी यही है कि आप किस हद तक जाएंगे। हमारा जो मेन कॉज है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेकर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे लेकर चलना। और आपको अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो बहुत ही
कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे। अब देखें आप इसमें भी अगर आप लीग्स के नाम देख लें, जो जिन प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें ये तमाम तरह जो यंग ब्लड है जो कि अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहा है। माँ सदाकत, अभी देखें एक बड़ा ही कोई कल की बात लगती है कि माँ सदाकत ने अंडर 19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर वो PSL में आए और अब वो पाकिस्तान टीम के साथ भी कनेक्ट हैं। तो कुछ बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। स्टार इनको लीग का स्टार नहीं, पाकिस्तान टीम का स्टार बनाने की कोशिश आपका इशारा साइम अय्यूब की तरफ है कि हमने जल्दबाजी में उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ डाला जिसकी वजह से फिटनेस मसाइल हुए? देखें मैं आपको बताऊं, साइम अय्यूब का जो नेचुरल गेम था, हम लोग जब कराची में अंडर 12 अंडर 14 हम लोग जब ये कैंप देखा करते थे, तो साइम देखें वो प्लेयर थे कि जिनका डंका पूरे शहर में बजता था। और जो हमें जो डोमेस्टिक के कोचेस बोलते थे, या हम कभी नेट में राशिद, हम फेडरल बी एरिया की किसी एकेडमी में होते थे, या उनके कोच होते थे मसरूर जो कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में होते थे, वहाँ से हम जब कभी जाते थे तो वो खुद लोग हमें कहते थे इसकी बैटिंग देखें, इसकी बैटिंग देखें। तो साइम का जो है ना नेचुरल गेम है वो उससे थोड़ा सा हट गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हटाया गया है। बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगता है ना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बंदा अपने जो शुरू के कोचेस के साथ खेल रहा होता है और एकदम जब वो NCA में जाता है तो बहुत सारी उसके साथ जो है ना प्रैक्टिकल किए जाते हैं, तजुर्बे किए जाते हैं, और वो तजुर्बे कभी कभी जो है वो आपको महंगे भी पड़ जाते हैं। तो ये वाले जो मामलात हैं, तो आपको याद होगा एक बॉलर थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अनवर अली, आपको याद होगा जब अनवर अली ने अंडर 19 में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी और ओवरऑल, और आपकी मतलब आप देखें बॉल टिप्पा कहाँ खा रही थी और जाती कहाँ थी। बिल्कुल। बट अनवर अली का जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो वो स्विंग हमने कभी भी नहीं देखा कभी कभार देखा, मगर वो वैरायटी नहीं देखी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो प्लेयर का नेचुरल टैलेंट होता है उसको कैरी नहीं कर पाते हमारे जो बड़े कोचेज़ हैं या बड़े सिस्टम के कोचेज़ हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो एक नेचुरल टैलेंट के साथ ऊपर आते हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जिन प्लेयर्स के नाम लिए जा रहे हैं कि भाई इनको मौका दिया जाए या इनको चांस दिया गया है, लीग खेलने की NOC जारी की गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक सोची समझी एक प्लानिंग होगी जिसमें मोहम्मद हारिस हैं, शादाब खान सीनियर प्लेयर हैं, उनकी कुरा निकली हुई है और हर जगह उनकी कुरा निकलती है। हारिस भी लकी रहते हैं हमेशा। मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफीक हैं, फरहान यूसुफ हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक भी काफी अर्से बाद इनका नाम सामने बिल्कुल आया। अब्दुल्ला शफीक देखे ना, वो प्लेयर हैं जिनका नाम रेड किया जा रहा था बाबर आजम के बाद। कहा जाता था कि टेक्निक में बाबर आजम के बाद जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तानी टीम में, हमको चाहिए कि वनडे और टेस्ट के अंदर तो इसको रखे, हमने उसको भी जाया कर दिया। बिल्कुल, और हम अब इसको लीग खेलने भेज रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह का फैसला है। और फिर सेकंड शामिल हुसैन, वो भी लीग खेलने जा रहे हैं। अच्छा। मेहरान मुमताज़ बनता है जी, मेहरान मुमताज़ अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और बहुत बार काफ़ी नॉक किया मेहरान मुमताज़ ने, मगर उनको उस तरह से चांस नहीं मिला। इसी तरह उस्मान खान अली शब्बीर को भी NOC जारी किया है। उस्मान खान, उनकी भी कुरा हमेशा से निकली रहती है, वो तो आए थे बाहर की लीग से और अभी भी लीग क्रिकेट का हिस्सा है। मोहम्मद फ़ारूक है, मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद बासित, खलील अहमद को भी NOC जारी कर दिया गया। ये 13 क्रिकेटर्स हैं जिनको ग्लोबल सुपर लीग के लिए जो है ना NOC जारी की गई है। बट देखें ये जो लीग है ग्लोबल सुपर लीग, इसमें थोड़ा खिलाड़ियों का मिक्सचर ही जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लब्स की भी लॉबिंग चलती है, क्लब्स अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और फिर उस बुनियाद पर जो है वो प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मिला जुला एक रुझान है इस फैसले पर। देखना ये है कि क्या ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं। अच्छा खिजर, मैं इंटरव्यू सुन रहा था पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन का, सलीम खालिद साहब ने उनका इंटरव्यू किया था और बड़ी अहम बातें उन्होंने की, लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आई कि एशियन गेम्स के अंदर ओलंपिक्स के साथ भी मुझे ऐसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे कोच कहते हुए नज़र आए थे कि हमने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का ये बेहतरीन चांस लिया है कि एशियन गेम्स के अंदर हमने बिल्कुल नौजवान खिलाड़ियों को, और सादात फरहान इसके कप्तान बनाए गए हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी नए हैं,
तो सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही कि एशियन गेम्स के अंदर हम अपनी पूरी सीनियर टीम भेजते और उसको जीतने की कोशिश करते। ऐसे ही कुछ आपको लगता है कि ओलंपिक्स के साथ भी इसी तरह होगा, एक ऐसी टीम भेजी जाएगी जिसको तजर्बे के लिए भेजा जाएगा? आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है तो टॉप 6 में आपने रहना है, और अगर आप टॉप 6 में नहीं आए तो आप ओलंपिक्स के लिए अच्छा टाइम वाजे कर देगा खिज़र, हम लोग ये बात तो करते हैं दिसंबर 2026 तक जो है आपको टॉप 6 तक रहना है। 2026-27 तक आपको टॉप 6 तक रहना है। अब मसला ये है कि क्या आप रह सकेंगे? मुश्किल है, सफ़र बहुत मुश्किल है, बट वुमेन्स टीम आउट हो गई है। अब लकीली क्योंकि बतौर होस्ट 5 टीमें जो है वो रैंकिंग की बुनियाद पे जा रही है वुमेन्स में। एक टीम क्योंकि होस्ट कर रहा है यूएसए, उनकी वुमेन्स टीम होगी, मगर उसके लिए शर्त यह है कि अमेरिका की वुमेन्स टीम को टॉप 15 में आना लाजमी है। अच्छा। अगर वो टॉप 15 में नहीं आई तो फिर दीगर टीमों को देखा जाएगा कि छठे नंबर पे वहाँ पर कौन सी टीम आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कहते हैं ना कि किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए तो क्या पता ये सिलसिला चले और पाकिस्तान टीम भी पहुँच जाए। बट यहाँ पर मेंस टीम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि अगर वो इतने साल बाद क्रिकेट की वापस लौटी ओलंपिक्स में और अगर नहीं पहुँच पाती हमारी मेंस टीम, और ये जो एशियन गेम्स हैं ये एक तरह से क्वालिफायर भी हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हैं, तो हमें जाना पड़ेगा, हमें अच्छा करना पड़ेगा। अब जो भी टीम की अनाउंसमेंट हो गई, मेरा ख्याल है कि सीनियर्स पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया है कि अब शायद मैनेजमेंट का दिल नहीं जा रहा। तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा सीनियर्स के होते हुए जब हम लोग इंडिया से इतनी मात खाए हैं तो हो सकता है ये जूनियर खिलाड़ी जो हैं एशियन गेम्स के अंदर कोई बड़ा चमत्कार कर दे या फिर ऐसा सरप्राइज़ दे दे कि इंडिया की टीम को शिकस्त दे दे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया का मामला जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट में जो 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, फिर उसके बाद दुबई में हमने 10 विकेटों से 2021 में इंडिया को हराया। 2024 का अगर हम वर्ल्ड T20 में नजर डालें तो हम वो जीत चुके थे, ऑलमोस्ट बिल्कुल जीत गए थे, बट वो हमारी अपनी कोताही थी। हम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 में से मुझे याद पड़ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी एक मैच जो है वो हम जीते थे, उसके बाद एशिया कप हुआ था, उसका जो फाइनल हम लोग जिस तरह हारे हैं तो वो मैच भी आप कह सकते हैं कि वो भी हमारे हाथ में था, जीते हुए मैच थे। बिल्कुल जीते हुए मैच थे। तो वो जो एक है ना कि इंडिया से जीतना, वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स को तो अच्छा, इन यंगस्टर्स में एक चीज़ है कि इन्होंने रिसेंट पास में इंडिया को हराया है, इंडिया की जूनियर टीम को, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, ये बात और दूसरा टेस्ट स्क्वाड जो जिसका ऐलान अभी थोड़ी देर बाद होना है, क्योंकि साउथ शकील अनफिट थे और दीगर खिलाड़ी जिनके बारे में कुछ पता नहीं था कि उनकी फिटनेस कैसी है, तो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान जो है वो थोड़ा डिले हुआ है। आप क्या समझते हैं कि यही वजह थी डिले होने की, और कोई किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी टेस्ट स्क्वाड के अंदर, वही स्क्वाड रहेगा? जी, कप्तान शान मसूद हैं, वही रहेंगे, कोच भी सरफराज हैं, वही रहेंगे, एक और मौका दिया जा रहा है। शान बच गए हैं और उनके साथ जो है मैनेजमेंट इस वक्त बच इसलिए गए कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये कहा जा सकता है। बच इसलिए भी गए कि आप किस सीनियर प्लेयर का रोल था, किस सीनियर प्लेयर का रोल था, आप बताएं। कि मैं बार बार कहता हूँ बांग्लादेश के खिलाफ हम जो मैच हारे हैं वो तो हम एक सेशन अगर हम सही खेल लेते वो मैच जीत जाते। एक सेशन क्या खेलना था, हमें 3 ओवर खेलने थे नाहिद राना के, अगर वो 3 ओवर हम खेल जाते तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। वहाँ पे हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और हम वो मैच हार गए, बचा भी ना सके। तो ये सिचुएशन थी, तो हमारे पास यकीनन कोई ऑप्शन तो है नहीं, जो ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। और देखें, ये सारी क्रिकेट उस वक्त तक पाकिस्तान की सेट नहीं होगी जब तक हमारी टेस्ट क्रिकेट सेट नहीं। और टेस्ट क्रिकेट सेट होने के लिए हमें खास तौर पर बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर खिज़र बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की जो कमी है और जो लंबी रेस के घोड़े जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है उनको होना चाहिए, वो हमको लैग करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसा मामला नहीं है। तो फास्ट बॉलर्स और ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारा बॉलिंग स्क्वाड और फास्ट बॉलिंग के अंदर स्पिनर तो मिल जाएंगे, स्पिनर हैं भी, फास्ट बॉलिंग कौन करेगा टेस्ट स्क्वाड में? जी, आपके पास नाम जा रहे हैं जिस पर भरोसा कर रहे हैं सेलेक्टर्स, मेरा ख्याल है कि इनको जाना चाहिए और इन्हीं के साथ हमें देखें, शाहीन नहीं है और ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हसन अली से भी अब हम टेस्ट के कोई तवक्को ना रखें, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हसन अली टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं मगर हम उनको फास्ट बॉलर रेट नहीं कर सकते।
अली रज़ा एक अच्छा पोटेंशियल है, देखते हैं कि वो किस हद तक पूरे उतरते हैं। तो अभी एक बार स्क्वाड का ऐलान होने दें, फिर उसके बाद देखते हैं कि फाइनली क्या होता है और किस पर सिलेक्टर भरोसा करते हैं। अब्बास पे नज़रें जमी हुई हैं, देखते हैं अब्बास के साथ क्या होता है। एक प्लेयर बहुत अच्छा है मीर हमज़ा, वो बहुत अच्छा बॉलर है, बट अनलकी रहते हैं कि उन्हें उस तरह से प्रॉपर मौका कभी भी नहीं मिलता। बहरहाल फुटबॉल पे जो आप आ रहे थे, जी। मेरा ख्याल है कि जो प्री क्वार्टर फाइनल में जो अब मुकाबले होने हैं वो बड़े सनसनीखेज होने हैं। कनाडा वर्सेस मोरक्को, एक खतरनाक और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला में मिलेगा। कनाडा और मराकश के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मराकश की टीम ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि तजर्बेकार भी है, उसके बाद अच्छे खिलाड़ी, बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है जनाब, क्योंकि फिर कनाडा ने देखें पहली बार क्वालिफाई किया है। आप ये भी देखें कनाडा ने भी साबित कर दिया है कि इस टूर्नामेंट में वो हल्के नहीं है। फिर पैराग्वे वर्सेस फ्रांस, ये एक अच्छा मैच होगा। फ्रांस ऊपर है, बट पैराग्वे जिस तरह से आई है और वो यहाँ तक पहुँची है, उन्होंने बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली है। फिर इसके बाद ब्राज़ील को निस्बतन एक हल्का मैच मिला है, नॉर्वे के साथ है ब्राज़ील का मैच जो शेड्यूल हुआ है, बट यही है प्री क्वार्टर फाइनल की जंग है, सब करो या मरो के लिए होंगे। मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। मेरी नज़र में तो दोनों टीमें बराबर की हैं। हैरी केन और जो दीगर खिलाड़ी है इंग्लैंड, मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, मैक्सिको को अपना होम एडवांटेज है, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, सब कुछ उनके साथ है। क्या मैक्सिको इससे फ़ायदा उठाएगा या फिर होम उनकी क्राउड उनके लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन जाएगा? ये होम ग्राउंड का एडवांटेज आपको लगता है कि कनाडा को भी हासिल रहा है, जिसकी वजह से देखिए कनाडा में, कनाडा जो है ना, बड़े जैसे उनका कहते हैं कि मौसम ठंडा है, वैसे ही क्राउड भी थोड़ा ठंडा रहता है कनाडा का। मगर मैक्सिको का क्राउड बहुत ही ख़तरनाक क्राउड है। तो मैक्सिको वाले जो है ना वो फिर पूरा इंसाफ करते हैं, अगर जीत भी जाएं और हार भी जाएं। फिर उसके बाद है पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। अच्छा, बहुत टाकरा जो है ना, यही मुकाबला है, दोनों टीमें बराबर। इस टूर्नामेंट ये जो मुकाबला होने जा रहा है ना, आप इंतज़ार करें पुर्तगाल वर्सेस स्पेन का। और ये जब मैच होगा ना जनाब, तो मैं कहता हूं कि यूरोप और दुनिया का सबसे बड़ा मैच ये होने जा रहा है। चले ब्राजील फाइनल से पहले मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा मैच है। और दोनों टीमें बड़ी, फिर बेल्जियम का है एस्मेंट के साथ मुकाबला है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। और ब्राजील के बारे में मुझे वो हो रहा है कि किससे साथ इनका मुकाबला होगा, अभी फैसला होना है। ब्राजील का नॉर्वे से है ना, नॉर्वे से है ब्राजील का। नॉर्वे से अगर खेलेगी तो वही सूरत हाल है कि सामने जो है जो टीम है वो इतनी ज़्यादा कुछ, लेकिन देखना यह है कि ब्राज़ील की टीम कैसा बिहेव करती है आगे चलकर। इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जो मौजूदा सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, खिज़र, अगर पूछा जाए, आपने तमाम तर मैचेस देखे भी हैं और हाईलाइट्स भी यकीनी तौर पर देखी होगी, कप उठाती हुई कौन सी टीम नज़र आ रही है जो हर लिहाज से उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है? देखिए, कुछ लोग कह रहे थे पुर्तगाल, कुछ लोग कह रहे थे स्पेन। अब इनमें तो कोई एक ही उठाएगी भाई, देखते हैं। दोनों का ही मुकाबला सामने का है सामना, और एक ही टीम आगे जा सकती है, एक हारेगी। मगर देखिए बहुत सारी प्रेडिक्शन आ रही हैं। किसी ने स्पेन के हवाले से प्रेडिक्शन की हुई है, नीदरलैंड के हवाले से प्रेडिक्शन हुई हुई है कि नीदरलैंड उठाएगी, किसी ने मैक्सिको, किसी ने कहा है, मतलब हर कोई अपनी प्रेडिक्शन कर रहा है। मगर जो टीम है वो इस वक्त जिस तरह से आप समझें कि मेरा ख्याल है कि तमाम तर दुआएं जो है ना, जो इस वक्त जो अगर ख़ुद उनके मुल्क के और अदर कंट्रीज़ के जो फुटबॉल फैन हैं वो शायद रोनाल्डो को देखना चाहते हैं कि वो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं, जिस तरह लास्ट ईयर मैसी के साथ दुआएं थी। क्योंकि ये तीन खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि 100% आखिरी वर्ल्ड कप है जिसमें नेमार हैं, मैसी हैं और रोनाल्डो है। तो ये इन तीन खिलाड़ियों का तो ये आखिरी है, बाकियों को और भी मौका मिलेगा। एम्बापे, आपको लगता है हैरी केन अपना आखिरी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है? मुझे लगता है कि शायद उनका भी आखिरी है, मगर एम्बापे खुशनसीब है कि वो पहले भी फुटबॉल ट्रॉफी उठा चुके हैं। अच्छा, एम्बापे की टीम जो है वो पहले जीत चुकी है और देखना यह है कि इस बार ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी। बहरहाल चलते चलते आखिरी क्रिकेट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, जो बात हम मुस्तकिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी, उसका हवाले से सरफराज अहमद के बारे में कहा जा रहा था कि वो सिलेक्शन कमेटी, और उसके बारे में कुछ तब्दीली कोई ऐसी हो सकी है कि पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ के अंदर क्या वो हो,
सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी मौजूद है सरफराज अहमद। इनके मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला हुआ है? कुछ खबरें तो आ रही थी। देखिए, सरफराज अहमद इस वक्त मजबूत पिच पे खेल रहे हैं। सरफराज अहमद को पूरा मौका दिया जाएगा और सरफराज अहमद मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने सबको आजमा लिया है। अब सरफराज अगर इस टीम को यहाँ से ऊपर लेके चले जाते हैं बतौर कोच, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बतौर सिलेक्टर वो सिलेक्शन तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कप्तानी के हवाले से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोचिंग के हवाले से भी ऑप्शन नहीं? देखें, जब आपने एक फैसला कर लिया ना, मैं कहता हूँ फैसला ना करें। और अगर किसी को जिम्मेदारी दें तो फिर उसको टाइम पूरा दें, उसको तो रिस्पेक्ट दें। ये जो पहले एक सीरीज़ के बाद आपने उसकी मतलब आपने एक तरह से बेइज्जती हुई ना किसी भी प्रोफेशनल की, कि एक सीरीज़ दी उसके बाद आप कह रहे हैं हटा दो। और वो कप्तान है जिसने आपको दो आईसीसी ट्रॉफी दी है, तो और वो अपने बिहेवियर से जिताता भी रहा है। उसके अंदर जिताने का एक जज्बा है, लड़ाने का एक जज्बा है। तो ये सरफराज के हवाले से मैं कहूँगा कि सरफराज की हद तक तो ये वाली बात आपकी सही है। शान मसूद के हवाले से तो आपने काफ़ी मौके दे दिए, काफ़ी साल दे दिए, लेकिन आपने गलती ये की कि इनके साथ किसी और को ग्रूम नहीं किया, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि शान मसूद के अलावा पाकिस्तानी टीम में कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। देखिए, शान के साथ आपने जो 2 फॉर्मेट में 7-8 कप्तान तैयार कर दिया और 7-8 नाकाम हो गए, तो आप शान की जगह किसको लगाएंगे? ये भी तो आपके लिए चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है कि शान टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे कैप्टन भी। उन्होंने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में अपना एक रोल प्ले किया था, शो किया था, उसी तरह उन्हें खेलना चाहिए, ना कि वो डिफेंसिव जाए। और वो जो सीनियर्स खिलाड़ी के दबाव में आते हुए महसूस होते हैं, उससे भी निकलना पड़ेगा। सीनियर अब कौन है हमारी टीम में? कोई है? जैसा कि आपने कहा ना कि बांग्लादेश के खिलाफ हम सीनियर्स ने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मैच हार गई। तो ऐसे में कप्तान को तो जरा सा सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए था। हाँ, मेरा ख्याल है कि मगर शान वाले है नहीं, सख्त रवैये वाले ने कप्तान नहीं है। वो बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, बोलते हैं, मगर वो एक सख्त रवैया है। मेरा ख्याल है कि फील्ड के अंदर आना चाहिए, वो नहीं आता। हाँ, वो नहीं, फील्ड के अंदर उन्होंने एक एग्रेशन शो किया था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो खिज़र, जितनी भी अभी हमारी क्रिकेट के हवाले से बात हुई है, टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट, और वनडे का तो अगले साल वर्ल्ड कप भी है, इसके अंदर हमारी टीम के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, कोई ख़ास बड़ी तब्दीली आती हुई या कोई बहुत बड़ा मौजज़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, टीम अगर कोई बैक टू बैक कोई सीरीज़ जीत जाए या कोई तुक्के के अंदर जीत जाए तो वो अलग बात है, वरना पाकिस्तानी टीम जिस तरह पिछले 2 साल से खेलती हुई आ रही थी, ये सिलसिला अगले साल भी जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे कोई अभी बेहतरी इस तरह से खातिर खा कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अब बेहतरी सिर्फ एक सूरत में आ सकती है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो। टेस्ट क्रिकेट में जिस दिन अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए, आपकी दूसरी क्रिकेट भी बेहतर हो जाएगी। और अगर जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छे नतीजे नहीं लाएंगे, आपकी कोई क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खिज़र आज़म हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की और से क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम जो है जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, इस टीम की कारकर्दगी को बेहतर कैसे किया जाए। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।